हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। गाइज, आज के वीडियो में मैं फिजिक्स के प्रथम चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? ऑप्शन दिया गया ए टी के पावर -1, ए के पावर -1 इंटू टी या AT स्क्वायर। तो यहाँ आवेश का बीमा पूछ रहा है तो एम्पियर सेकेंड होता है बीमा जो होगा। ऑप्शन ए होगा आपका सही। कहीं I इंटू टी भी लिखता है, ठीक है, तो घबराने के बाद I क्या है? एम्पियर धारा का मात्रक हो गया, उसी का बीमा है, और टी हो गया समय का बीमा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आवेश का बीमा हो गया ए गुना टी चाहे I गुना टी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्सिलॉन जीरो, यहाँ इसको एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो पढ़िए या एप्सिलॉन नॉट भी कहीं पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड मीटर। तो आपका आंसर होगा फैराड प्रति मीटर होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, फैराड प्रति मीटर। इसे निर्वात का परावैद्युतांक भी कहा जाता है। तो आपका मात्रक कौन सा हो जाएगा? फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है? किस दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है? यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो यहाँ आपको ऑप्शन यहाँ ध्यान देना है, क्या दिया है? दो आवेश के बीच विद्युत बल F है, बल का मान क्या दिया है? F। यहाँ दूरी को आधा कर देता है, 1/2 कर देता है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि विद्युत बल का मान क्या होगा? विद्युत बल का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो बल का मान होता है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आधा करेंगे तो आधा का वर्ग करेंगे और इसको उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा बल। क्या होगा? 4 गुना, यानी आधा। कहता है ना, याद रखिए बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/2 का वर्ग करेंगे और वर्ग करके व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 का उल्टा क्या होगा? 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। बल का मान क्या होगा? 4 गुना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए और बनाते जाइए। अगला, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा? यहाँ कुल प्रभावी बल का मान 0 दिया गया है तो Q/Q का मान बताना है आपको। तो देखिए, ये ट्रिकली आप याद रखिए या इसे आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ बीच का भुजाओं की दूरी लंबाई है R दिया गया है, R दिया गया है। वर्ग के भुजा की लंबाई क्या दिया गया है? R। तो हम यहाँ विकर्ण निकालेंगे तो √2 इंटू R आता है। ठीक है, तो यहाँ इसको आप याद कर लें ट्रिकली, सिंपल। अगर यहाँ Q/Q का मान पूछ रहा है, Q/Q का मान पूछ रहा है तो यह 2√2 आता है, 2√2 आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस Q के द्वारा बड़े Q पर लगने वाला बल को F मान लें तो यहाँ पर बल क्या होगा? F। इसका परिणामी क्या हो जाएगा? F' निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ इस Q के द्वारा इस पर लगने वाला बल F1 मान लेते हैं तो F1 निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो Q/Q का मान आ जाएगा, जो कि 2√2 आएगा, जो कि 2√2 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन को बताऊंगा क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा?
तो आप याद किए होंगे आवेशित करने का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन को उस वस्तु से निकाल लेना या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करा देना। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेशित होगा। तो आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान निश्चित बढ़ जाएगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान निश्चित क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ आवेशित करने पर या तो द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आपने क्या समझा कि जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऋण आवेशित होगा और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धन आवेशित होगा और उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, बेहुदशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? बेहुदशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सी के पावर 2, या प्रति न्यूटन ना पढ़ के n के पावर -1 n के पावर -2 सी स्क्वायर पढ़ेंगे सी के पावर 2, n स्क्वायर सी के पावर -2 या n के पावर -1 n स्क्वायर सी के पावर -2, इनमें कोई नहीं है, इन्हें न्यूटन मीटर ही वही है। तो पूछ रहा है इसका बेहुदशीलता का मात्रक कौन सा होगा, तो आप याद कर लेंगे ऑप्शन ए, ये मात्रक है, बीमा नहीं। ठीक है, हम सोचे बीमा है इसलिए -1 पढ़ने के लिए आपको बोल दिए, लेकिन आप वहीं पढ़ते ही पढ़ेंगे, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, बेहुदशीलता का ऐसा ही मात्रक प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया जाता गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोला ए को दिया गया था। तो देखिए यहाँ ध्यान नहीं, कहता है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले बी का उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए, इसका अर्थ है उसका द्रव्यमान बढ़ा दिया गया। तो ए को दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना। देखिए ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर रहेगा तो ऐसा होगा ही नहीं, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए जिसको ऋण आवेशित किया जाएगा उसी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बी को ऋण आवेशित किया गया और तब बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ऑप्शन डी सही हो गया, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऋण आवेशित करने का मतलब क्या है, हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा और उसका द्रव्यमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से आप देखिए, अगला दिया है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होगी। ऑप्शन दिया गया है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या पी वेक्टर गुना ई वेक्टर या पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ याद कर लो स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है हमेशा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही होगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कूलाम बल है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कूलाम बल क्या है? ऑप्शन है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि समविभव क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल होगा। देखिए समविभव क्षेत्र किस दिशा में दिया है? एक्स अक्ष में, तो आप याद कर लेंगे अगर एक्स अक्ष में होगा तो वाईजेड तल में दिशा होगा। ठीक है, समविभव तल का, अगर वाई अक्ष दिया रहेगा तो जेड एक्स हो जाएगा आंसर, और जेड एक्स दिया गया होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 अक्ष होता है ना, तो यहाँ क्या होता है एक्स अक्ष, इसका अर्थ क्या है वाई जेड, समविभव तल जो होगा वाई जेड होगा, ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछता है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, याद कर जाएंगे। अगला, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या कितना मान होता है ये बताना है, तो आप इसको याद कर लेंगे 4.78 गुना 10 के पावर -10 होता है ईएसयू मान जो होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है,
बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपका ऑप्शन ये सही है, आप इसको देख लेंगे, ध्यान से याद कर जाएंगे। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शन है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर जाएं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा संरक्षित होता है, हमेशा संरक्षित होता है। नेक्स्ट, एक एकांकी चालक के लिए निम्न से कौन अनुपात अचर होता है? एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, या कुल आवेश बटा विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या दिया? एकांकी चालक के लिए, जब एकांकी चालक होगा तो उसमें जो अचर अनुपात होगा वह कुल आवेश बटा विभव के बराबर होगा, कुल आवेश बटा विभव, जो ऑप्शन ए में है, कुल आवेश बटा विभव। ठीक, एक कूलाम आवेश बराबर कितना ESU होता है? एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है? तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश जो है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, एक विद्युत ध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻³ कूलाम और -3.2 × 10⁻³ कूलाम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण को अगर हम क्या करते हैं, Q से सूचित करते हैं, तो Q बड़ा होता है किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। कोई एक आवेश लीजिए, आप बीच के दूरी को गुना कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो इसमें कोई एक आवेश लेंगे, जिस 3.2 × 10⁻³ क्या है -19, गुना कर दीजिए 2.4 × 10⁻−10 गुना कीजिएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 7 आपका आ जाएगा 68 × 10⁻, या 19 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 7 × 10⁻−29, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे आघूर्ण बराबर क्या हो गया? कोई एक आवेश गुना बीच का दूरी। ठीक है, नेक्स्ट, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा? किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा? ऑप्शन 0 होगा, सतह के लंबवत होगा, सतह के स्पर्शी होगा, या सतह पर 45 के कोण पर झुका होगा। तो हमेशा आप याद रखें, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता सतह के हमेशा लंबवत होता है, सतह के हमेशा लंबवत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है E = -dV/dx, E = dV/dx, V = dE/dx, या V = -dE/dx। तो आपको पता होगा विभव को V से और तीव्रता को E से इंडिकेट करते हैं, तो E बराबर होता है -dV/dx। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, आपका ऑप्शन ए सही होगा, -dV/dx, इसको याद कर जाएंगे। ठीक है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को ध्रुवान्वेषित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, यानी खोखले चालक को क्या करते हैं, ध्रुवान्वेषित कर रहे हैं, ध्रुवान्वेष दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? ऑप्शन है 0 हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो आवेश अगर हम धन देते हैं तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक तो होगा ही होगा। आप प्लस समविभव तल का प्रत्येक सतह जो होता है समान से विभव से ढका रहता है, यानी एक तल के ऊपर जब हम ध्रुवान्वेष देंगे तो समान से फैल जाता है। मेरे कहने का अर्थ है आवेश क्या होगा, चारों तरफ समान से फैल जाएगा, अतः यह जो तल होगा समविभव तल कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, धनात्मक और समरूप होगा, या समविभवी होगा कहिए। ठीक है, अगला, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या हो जाती है। हम आवेशित कर रहे हैं, ऑप्शन दिया बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। जब आवेशित करेंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, हमेशा उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन ये सही होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप याद कर लेंगे, यहाँ ऑप्शन भी दिया गया, कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम × मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर मीटर। तो आपका आंसर होगा
1 कूलाम मीटर होता है। दीर्घ आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। मैंने आपको बताया आघूर्ण का सूत्र Q गुना क्या, बीच का दूरी, तो Q का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा तो अलग अलग दिशा में दिया गया है। अगर दिशा अलग होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो परवलय ऐसे इस आकार का होगा, परवलय के आकार का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा, परवलय के आकार का। ठीक। अगला, एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है, तो इसका विमा आपको रखना होगा n के पावर -1 l के पावर -3 T4 a के पावर 2। ऑप्शन बी आपका सही है, आप रट जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात परावैद्युतांक का मात्रक विमा हो गया। अगला, दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान क्या होगा। यहाँ निकाय जब संतुलित हो जाए, ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, Q/2 -Q/2 Q/4 या -Q/4। आपको ऐसे क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि दो सजातीय आवेश है, Q को मिलाने रेखा के मध्य एक आवेश Q रख दिया जाता है। जैसे रखा जाता है तो निकाय संतुलित हो जा रहा है। जब निकाय संतुलित हो जा रहा है तो आपको बताना है Q का मान। तो यहाँ Q का मान जो होगा 1/4 के बराबर हो जाएगा, यानी -Q/ क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। यानी यह मध्य में रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 होगा। अगर चौथाई के भाग में रखेंगे तो 1 -Q/8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो स्थिर आवेश जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देखिए यहां दिया गया है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, 6.4 × 10⁻19 कूलाम, और अगला दिया 2.4 × 10⁻19 कूलाम या 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यानी कौन संभव नहीं है। तो यहाँ पे कूलाम का नियम पढ़े होंगे तो उस नियम में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो आवेश है 2.4 × 10⁻19 कूलाम ये संभव नहीं है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मुक्त आकाश का परावैद्युता होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युता कितना होता है ये बताना है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युता का जो मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है, फैराड प्रति मीटर होता है। ऑप्शन सी सही है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।